प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर M.K. आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के यूनिट 5 बाजार संतुलन के अंतर्गत कई वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो लेक्चर आधारित होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अल्पकाल तथा दीर्घकाल में अल्पकाल तथा दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अब इसके अंतर्गत हम लोग पहले अल्पकाल में अध्ययन करेंगे, फिर दीर्घकाल में अध्ययन करेंगे कि फर्म का संतुलन, एक फर्म अल्पकाल तथा दीर्घकाल में संतुलन कैसे प्राप्ति करती है। तो हेडलाइन हम लोग इसके अंतर्गत पहले अल्पकालीन संतुलन की बात करेंगे। अल्पकालीन संतुलन या अल्पकाल में फर्म का संतुलन। अल्पकाल में फर्म का संतुलन। फर्म का संतुलन। तो देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की फर्म अल्पकाल में संतुलन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 स्थितियाँ सृजित होती है। उसमें से एक स्थिति को हम लोग बोलते हैं सामान्य लाभ, यानी अल्पकाल में फर्म संतुलन एक फर्म संतुलन प्राप्त करेगा तो उसकी स्थितियाँ क्या क्या हो सकती है। तो सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। दूसरा हो सकता है आपका क्या, असामान्य लाभ। और तीसरा होगा असामान्य हानि। 3 स्थिति। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका सामान्य लाभ का क्या अर्थ होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सामान्य लाभ ऐसी स्थिति होती है या उत्पादन का वह स्तर होता है जहां पर एक उत्पादक के लाभ और हानि की मात्रा 0 होती है। लाभ या हानि की मात्रा 0 होती है, जिसको हम लोग सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। कुल लाभ या कुल हानि की मात्रा 0। और ये ऐसा स्थिति को व्यक्त करता है जहाँ पर बाजार में फर्म स्वतंत्रतापूर्वक आ सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक बाहर जा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और निकासी होता है। तो ये सामान्य लाभ की ही स्थिति में होता है। अच्छा, और कुल लाभ या हानि 0 कहने का मतलब होता है, हम कुल लाभ को पाई से डिनोट करते हैं। कुल लाभ को पाई से डिनोट करते हैं, पाई।
टोटल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो कुल लाभ को कैलकुलेट करने के लिए, कुल लाभ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कुल आय में से कुल लागत घटाते हैं, कुल लागत घटाते हैं। कुल आय को हम लोग TR बोलते हैं, कुल लागत को TC बोलते हैं, और इसको टोटल प्रॉफिट न लिख करके हम लोग इसको पाई से डिनोट करते हैं, कुल लाभ बताता है। तो ये चीज़ें हमें, ये तो हो गया आपका पारिभाषिक तौर पर। अब हमें इसे रेखा चित्र की सहायता से बताना होता है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती है, उसे रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं। तो ये बात आता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका फिगर कैसे बनता है। तो फिगर इसका कैसे बनेगा सामान्य लाभ का, तो हम लोग यहाँ पर एक अक्ष लेंगे। फिगर हम लोग सामान्य लाभ की स्थिति को बनाने जा रहे हैं, ठीक। फिगर लेंगे, फिगर में एक अक्ष पर हम वस्तु की मात्रा को ले लेते हैं, वस्तु की मात्रा, और वाई अक्ष पर हम लोग कीमत ले लेते हैं, कीमत ले सकते हैं, और आय ले सकते हैं, लागत ले सकते हैं, इतना चीज़ हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप पहले से ही आप लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का एक खासियत है कि कीमत, सीमांत आय और औसत आय की रेखा किस अक्ष के समांतर होती है, या पहले से जानते हैं। तो कीमत, सीमांत आय और औसत आय की रेखा जो होती है वो x अक्ष के समांतर होती है, या पहले से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या होता है, तो आप ये भी जानते हैं हमें संतुलन दिखाना है, तो संतुलन दिखाने के लिए हमें सीमांत लागत वक्र भी प्रयोग करना पड़ेगा, औसत लागत वक्र भी प्रयोग करना पड़ेगा। और हमें, तो देखिए सीमांत लागत वक्र आप जानते हैं कि U आकार का होता है, तो U आकार का होता है, हम U आकार का इसको खींच दिए, ये सीमांत लागत वक्र हो गया। अच्छा, यहाँ पर अल्पकाल है, इसलिए हम लोग अल्पकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन के लिए हम लोग एस लेटर प्रयोग कर रहे हैं। S4 होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पर अधिकतम लाभ की शर्तें में आप जान चुके हैं आप लोग कि अधिकतम लाभ अधिकतमीकरण की शर्तें 3 हैं। एक है कि MC = MR, दूसरा होता है MC > MR, और तीसरा होता है कि शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में क्या होना चाहिए, तो कीमत जो होना चाहिए वो कीमत होना चाहिए अधिक या बराबर किससे, तो ABC से कहिए, ABC कहिए, या फिर इसको हम शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। और लॉन्ग रेंज में क्या होता है, तो लॉन्ग रेंज में होता है कि दीर्घकाल में कीमत अधिक या बराबर होता है AC से। AC यानी एवरेज कॉस्ट, या फिर लॉन्ग एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। लॉन्ग एवरेज कॉस्ट का मतलब हुआ दीर्घकालीन औसत लागत। यहाँ पर अल्पकालीन औसत लागत भी कह सकते हैं, ACAC शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। तो हम लोग अल्पकाल वाला पढ़ रहे हैं, तो फोकस रहेगा मेरा इस पर, ठीक है। और यहाँ पर हम फिगर में औसत लागत के लिए या अल्पकालीन औसत लागत प्रयोग करेंगे, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ तक तो आप लोग पहले से जानते हैं कि कीमत, सीमांत आय और औसत आय की रेखा x अक्ष के समांतर होती है।
अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार का होता है, और ये दोनों जहाँ पर मिल गया, ये दोनों पॉइंट जो है वो अप्लाई होता है यहाँ पर, इस बिंदु पर, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्या, इस बिंदु को नाम दे देते हैं ई फॉर इक्विलिब्रियम, और यहाँ से एक संतुलित मात्रा निर्धारित होगा जिसको नाम दे देते हैं क्यू, और ये मेरा हो गया ओ। अब यहाँ पर बताइए, अच्छा एक और हम यहाँ पर एक और वक्र हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, वो होगा मेरा कौन सा, अल्पकालीन औसत लागत वाला, ये वाला। तो अल्पकालीन औसत लागत का वक्र कैसा होता है, तो वो भी यू आकार का होता है, लेकिन वो तो यू आकार का होता है, उसको हम खींच देते हैं। ध्यान क्या रखेंगे कि उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो इससे टच करेगा, तो इसको खींचते हैं यू आकार का। अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं क्या, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत, हिंदी में भी नाम लिख देते हैं अल्पकालीन सीमांत लागत। ये हो गया अल्पकालीन औसत लागत। ये आप लोग जानते हैं, सीमांत आय हो गया, औसत आय हो गया, कीमत हो गया, ये संतुलन बिंदु हो गया। अब यहाँ पर देखिए, लाभ ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। अब टी आर का फॉर्मूला, टी आर के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो उत्पादन की मात्रा को कीमत से गुना करते हैं, और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा ओ क्यू है, यानी कि कीमत को उत्पादन की मात्रा से गुना करते हैं तो कुल आय प्राप्त होता है, और कुल लागत भी ज्ञात करने के लिए कीमत को उत्पादन की मात्रा से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कीमत मेरा ओपी है, कीमत मेरा कितना है, ओपी है, मात्रा ओ क्यू है, और ये इससे कुल आय निकलेगा, जबकि कुल लागत निकालने के लिए कीमत कितना है, ओपी है, और मात्रा कितना है, तो वो क्यू है। अब यहाँ पर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन गया कि एक ये आयत है जिसकी चौड़ाई ओपी सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो क्यू सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल ही टोटल होगा, और इसका नाम यहाँ पर क्या है, वो पी ई क्यू, तो ओ पी ई क्यू ये भी होगा, ओ पी ई क्यू होगा, ये भी होगा ओ पी ई क्यू। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो ये इसी को हम लोग को दिखाना था। सामान्य लाभ का ही मतलब होता है कुल लाभ या कुल हानि की मात्रा 0 होना चाहिए, तो 0 दिख गया, और इस सामान्य लाभ को समझने का ये मेरा रेखा चित्र हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब देख लीजिए आप लोग, बाकी नहीं समझ में आया तो आप ये सब पुराना भी कॉन्सेप्ट है, ये वक्रों की लागतों की आकृति किस तरीके से बन रही है, कौन पॉइंट पर मिल रही है, ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग असामान्य लाभ की ओर चलते हैं, ठीक है, असामान्य लाभ की ओर चलते हैं।
और असामान्य लाभ का मतलब होता है कि लाभ या हानि की कुछ न कुछ मात्रा होता है। लाभ या हानि की कुछ न कुछ मात्रा होता है। अब कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि कुल आय या कुल लागत के बीच डिफरेंस कितना है। कुल आय और कुल लागत के बीच डिफरेंस कितना है, तो कितना है ये हमें रेखा चित्र बनाना होगा तब तय होगा। इसमें सारा चीज़ वो रहेगा, थोड़ा सा जो होगा वो अल्पकालीन औसत लागत की जो आकृति होगी वो चेंज हो जाएगी। एक बात फोकस कीजिएगा, हमें लाभ या हानि की मात्रा 0 दिखाना था, तब हम अल्पकालीन औसत लागत को इसी बिंदु से उसको गुजारे हैं। लेकिन हमें अब क्या दिखाना पड़ेगा, असामान्य लाभ का मतलब होता है कि लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ होगा, और लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ होने का मतलब होता है कि कुल आय कुल लागत से अधिक होगा। और जब कुल आय कुल लागत से कुल आय कुल लागत से अधिक होगा, इसका मतलब होता है कि औसत आय औसत लागत से अधिक होगा। कैसे, ये हम बटा क्यू करेंगे दोनों साइड, तो टी आर बटा क्यू को हम लोग ए आर बोलते हैं, टी सी बटा क्यू को हम लोग ए सी बोलते हैं। तो असामान्य लाभ का मतलब आप ये भी समझ, लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ होता है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि कुल आय कुल लागत से अधिक होगा। तीसरा आप समझ सकते हैं कि औसत आय औसत लागत से अधिक होगा। तो असामान्य लाभ का मतलब इतना आपको समझना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग को रेखा चित्र से दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा सोचिए कि हमें लाभ की मात्रा कुछ ना कुछ दिखाना है, और दिखाने के लिए हमें आय को अधिक करना पड़ेगा। आय को अधिक करना पड़ेगा। तो आय को अधिक करना पड़ेगा, या फिर लागत को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लागत को कम करना पड़ेगा। और लागत को कम करने के लिए कौन सा लागत कम करना है, औसत लागत कम करना है, अल्पकालीन औसत लागत। तो पहली लागत यहाँ था, और कम करेंगे तब क्या होगा, नीचे आएगा। कम करेंगे तो लागत क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे करते हैं इसको, और नीचे करने के समय ध्यान में रखना है कि उसका भी आकृति यू शेप का होता है। तो हम इसको नीचे करते हैं। ए सी। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो कीमत हो गया OP, ये कौन वाला कीमत है, ऑप्शन है आपके लिए। लागत का कीमत है, आय का कीमत है, दोनों का कीमत है, किसी का कीमत नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये मेरा जो है वक्र या रेखा जो है वो आय का रेखा है, सीमांत आय औसत आय। तो ये वाला जो कीमत होगा वो मेरा आय का कीमत होगा, OP। यानी कि इस कीमत पर उत्पादक या फर्म जो है अपनी वस्तु को बेचेंगे। और एक यहाँ पर और कीमत प्राप्त हुआ औसत लागत से, वो कीमत है ये वाला मेरा। और ये कीमत का नाम देते हैं P1। तो ये मेरा जो कीमत हो गया, ये हो गया मेरा लागत वाला कीमत। अब यहाँ पर देखिए, कुल आय किसका किसका गुना होता है, तो कीमत
और मात्रा का गुणा होता है। लागत, कुल लागत, कीमत और मात्रा का गुणा होता है। अब यहाँ पर क्या है, कीमत, किसका कीमत, ये वाला, ये कीमत कौन है, तो बेचने वाला कीमत है, तो बेचने वाला कीमत ओपी है। और मात्रा ओ क्यू है, मात्रा कितना है, ओ क्यू है। खरीदने वाला कीमत, खर्चा वाला कीमत, लागत वाला कीमत कितना है, ओ पी वन है। और मात्रा, मात्रा वही है, ओ क्यू। अब क्या करेंगे, कॉमन क्या जाएगा, ओ क्यू कॉमन आएगा, ओ पी बचेगा, माइनस ओ पी वन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आय वाला कीमत है इतना और खर्चा वाला कीमत है इतना, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, इतना कीमत बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, पी पी वन, पी पी वन, पी पी वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या जानना पड़ेगा, एक बिंदु यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसको एफ नाम दे दिए। अब आप लोग बताइएगा कि एक आकृति ये बन गई इस तरीके से, जिसमें एक भुजा का नाम पड़ गया पी पी वन, और इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम है ये वाला जो डॉटेड लाइन वाला है, ये इसका नाम है पी वन एफ, पी वन एफ, पी वन एफ नाम है। और ये बिंदु का नाम है ई। तो अब बता दीजिए क्या कि हम, अच्छा यहाँ पर अगर वो क्यू बराबर हम पी वन एफ लिख सकते हैं, वो क्यू बराबर पी वन एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, समरूप है, इस वजह से वो क्यू बराबर हम पी वन एफ लिख सकते हैं। अब वो क्यू बराबर अगर हम पी वन एफ लिख देंगे, पी वन एफ, और ये वाला मेरा पी पी वन है, ये पी वन एफ और ये पी पी वन, तो गुना करेंगे तो ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला टोटल, जिसको हम लोग टोटल प्रॉफिट या लाभ के या सामान्य लाभ के नाम से जानते हैं। यही वाला जो है रंगीन क्षेत्र, ये सामान्य लाभ को बताता है। और सामान्य लाभ की मात्रा कितना हो गया, ये इतना को इतना से गुना करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा पी पी वन एफ ई, पी पी वन एफ ई। इस तरीके से यहाँ पर असामान्य लाभ का मतलब लाभ का मात्रा कुछ ना कुछ होता है, और उसे हम रेखा चित्र की सहायता से दिखा दिए। उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। अब इसको हम अब असामान्य हानि की ओर चलते हैं। तो असामान्य हानि भी काफ़ी आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हानि का मतलब क्या होगा, तो हानि का मतलब आय कम होता है लागत से, यानी कुल आय कम होगा कुल लागत से, और कुल आय कुल लागत से कम है, इसका मतलब है कि औसत आय औसत लागत से कम होगा, औसत आय औसत लागत से कम होगा। तो हम चलिए फिगर में चलते हैं। फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। वस्तु की मात्रा यहाँ पर है, यहाँ पर कीमत है, लागत है, और हम जानते हैं कि
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत सीमांत आय और औसत आय की जो रेखा होती है वो बराबर होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सीमांत लागत यू आकार का होता है और ये अल्पकालीन सीमांत लागत यहाँ पर होगा। और ये दोनों MC बराबर MR इस बिंदु पर होता है। एक तरीके से ये संतुलन बिंदु होगा और इससे संतुलन की मात्रा निर्धारित होगी OQ। अब हमें देखिए क्या करना है, तो औसत आय से अधिक है औसत लागत, इसी को हम अल्पकालीन औसत लागत बोल रहे हैं। अल्पकालीन औसत लागत अधिक है क्या दिखाने के लिए, तो असामान्य हानि दिखाने के लिए। असामान्य लाभ दिखाने के लिए क्या था, लागत कम था। तो लागत कम था तो हम डॉटेड वाला लाइन दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम संतुलन बिंदु से नीचे ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ताकि मेरा लागत कम होगा तब लाभ दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग असामान्य लाभ बोलें। असामान्य हानि दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लागत वाला जो वक्र है वो संतुलन बिंदु से ऊपर दिखाना पड़ेगा। हम संतुलन बिंदु पर दिखाएं तो सामान्य लाभ दिखा, संतुलन बिंदु से नीचे किए औसत लागत को तो असामान्य लाभ दिखा, और इस बिंदु से ऊपर ड्रॉ करेंगे औसत लागत को तो हानि दिखेगा। देखिए कैसे सो SAC। अब देखिएगा हम ये संतुलन बिंदु से ऊपर की ओर इसको चढ़ाते हैं, यहाँ टच किया, अब इसको यहाँ पर मिलाते हैं, मिल गया। तो ए वाला मेरा था P नाम, इसको नाम दे देते हैं P2। ये था मेरा E नाम, इसको दे देते हैं यहाँ पर जो टच किया है उसको F नाम दे देते हैं। अब देखिएगा फिर यहीं पर आइए आप लोग, कुल लाभ कैलकुलेट करने के लिए मेरा फार्मूला है कुल आय माइनस कुल लागत। फार्मूला ये सब वही रहेगा। अब देख लीजिएगा उसमें क्या क्या देखना है, इसमें कि कीमत कितना है, तो कीमत बेचने वाला कीमत OP है, बेचने वाला कीमत OP है, मात्रा OQ है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कीमत लागत वाला कीमत कितना है, तो लागत वाला कीमत OP2 है, लागत वाला कीमत कितना है OP2 है, मात्रा उतना ही है OQ रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या देखिए मात्रा दोनों का एक ही है, लागत वाला भी मात्रा उतना ही है और विक्रय उत्पाद वाली मात्रा भी उतना ही है। अब उतना ही है तो मात्रा कॉमन हो गया। अब कॉमन होने का मतलब कीमत में अंतर आएगा, OP वो ये कॉमन लिए तो यहाँ OP बचा और इसको कॉमन में आ जाती OP2 यहाँ बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा अधिक हुआ, मेरा OP में OP2 नहीं घटेगा तो बड़ा वाला कीमत में से छोटा वाला कीमत घटेगा। यहाँ पर सही है, इसका नाम है वो, यहाँ पर है इस तरीके से गया हुआ P है और यहाँ पर है P2, तो इतना में से इतना को माइनस करना है तो होगा नहीं, उल्टा माइनस होगा, और उल्टा माइनस होगा तो क्या होगा, उल्टा माइनस होगा तो घटाव होगा। और इससे नहीं समझ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। हमें असामान्य हानि दिखाना है तो हानि दिखाने के लिए हमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देख लीजिए
कुल हानि या असामान्य हानि का मतलब कुल लागत अधिक होगा कुल आय से, कुल आय से। अब कुल लागत कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल लागत को हम लोग टीसी बोलते हैं और कुल आय को टीआर बोलते हैं। टीसी तो कीमत को हम गुना करेंगे, कीमत को गुना करेंगे मात्रा से तो टीसी प्राप्त होगा, कीमत को गुना करेंगे मात्रा से तो टीआर भी प्राप्त होगा। अच्छा, कुल लागत वाला कीमत कितना है, तो लागत वाला कीमत OP2 है। देखो O से P2 ये लागत वाला कीमत होगा। कैसे पता करते हैं, ये लागत वाला वक्र से निर्धारित हुआ है। तो OP2 लागत का कीमत है, मात्रा OQ है, OQ लिख दिए, माइनस आय वाला कीमत, तो आय वाला कीमत O से लेकर के P तक है तो OP, और मात्रा OQ, कॉमन दोनों लागत और आय दोनों की मात्रा OQ है, OQ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, OP2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, OP बचेगा। अब OP2 में OP माइनस हो जाएगा तो P2P बचेगा, P2P बचेगा, P2P बचेगा। अब P2P बचेगा तब क्या होगा, वही पुराना कहानी, एक आकृति जिसका P2P क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, P और E लंबाई हो गया है ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूरा एरिया होगा P2PEF, P2PEF। इसको हम लोग असामान्य हानि एबनॉर्मल लॉस के नाम से जानते हैं, सुपर नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं, और असामान्य लाभ को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, SNP। और इसको सुपर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं सुपर नॉर्मल लॉस। तो इस तरीके से कैलकुलेशन, ये रेखा चित्र हो गया। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। तो एक लाइन यहाँ से निकल के आया कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की फर्में अल्पकाल में सामान्य लाभ तथा असामान्य हानि अर्जित कर सकती है, और दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित कर सकता है। दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ अर्जित कर सकता है, ये बहुत की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अल्पकाल का कहानी समाप्त हो गया। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की फर्में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और असामान्य हानि अर्जित कर सकती है। इसे हम रेखा चित्र द्वारा, फार्मूला द्वारा कैलकुलेट करके आपको हम दिखा चुके हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्में अल्पकाल में कैसे संतुलन प्राप्त करती है, तो आपको तीनों स्थिति को दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर छोटा किया जाएगा तो अल्पकाल में फर्म सामान्य लाभ कैसे अर्जित करता है बताइए, असामान्य लाभ कैसे अर्जित करता है उसकी व्याख्या कीजिए रेखा चित्र की सहायता से, असामान्य हानि कैसे अर्जित करती है उसे रेखा चित्र की सहायता से बताइए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वार्षिक परीक्षा में। अब हम लोग दीर्घकाल वाला बात करते हैं। तो दीर्घकालीन संतुलन क्या होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थिति में, तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए,
पल भर में ये कंप्लीट हो जाएगा। दीर्घकाल, तो दीर्घकाल में आप लोग जानते हैं कि ये जो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्में केवल और केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। और सामान्य लाभ का मतलब होता है कि लाभ या हानि की मात्रा जीरो, लाभ या हानि की मात्रा जीरो। तो चेंज क्या होगा? तो अभी हम लोग जैसे ही अल्पकाल में हम सामान्य लाभ की स्थिति को दिखाएं, अल्पकाल में हम जो सामान्य लाभ की स्थिति को दिखाएं वही स्थिति हमें दीर्घकाल में दिखाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है। और वो चेंज क्या होता है उस पर आप फोकस कीजिए। आप लोग फिगर वैसे ही बनेगा, एक्स अक्ष पर मात्रा वस्तु की, वाई अक्ष पर कीमत लागत आय, और दीर्घकाल में भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कीमत सीमांत आय और औसत आय की रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। हाँ, अल्पकाल में ये जो सीमांत लागत का वक्र एक खींचा जाएगा, है ना। तो अल्पकाल में हम लोग इसको नाम दिए थे अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। और अब हम दीर्घकाल पढ़ रहे हैं, दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति को जानना चाह रहे हैं, तो इसका नाम पड़ जाएगा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के लिए लेटर आता है लॉन्ग रन, इसलिए एल से इसको डिनोट करेंगे, एल फॉर लॉन्ग। आर भी यूज कर सकते हैं, तो लॉन्ग रेंज मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ से हमें एक संतुलन की स्थिति मिलेगी जिससे संतुलित मात्रा, इसी मात्रा पर फर्म संतुलन प्राप्त करेगा। अब हमें सामान्य लाभ का मतलब लाभ या हानि की मात्रा जीरो, इसलिए हम दीर्घकाल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर औसत लागत वक्र जो खींचाएगा वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होगा और वो भी यूस आकृति का होगा। और इसका हम लोग नाम देते हैं LAC, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। अल्पकाल में बस लेटर का फर्क है, अगर हम यहाँ पर एस लिख देते हैं, SMC लिख देंगे तो, और यहाँ पर SESC लिख देंगे, तो ये अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति को बताएगा। केवल हम लेटर चेंज कर देंगे तो वो दीर्घकाल में सामान्य लाभ की स्थिति को बताएगा। बाकी जैसे जिस तरीके से हम अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति को दिखाएं, उसी तरीके से हम दीर्घकाल में भी सामान्य लाभ की स्थिति को दिखा सकते हैं, और केवल लेटर चेंज करके पहला लेटर एस के जगह पर एल लिखेंगे, बाकी मेरा सारा चीज़ वही रहेगा। तो उम्मीद है कि आप पूरा बात समझ पाएँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म संतुलन की स्थिति का क्या अर्थ होता है। तो हम लोग पाएँ कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की फर्में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और असामान्य हानि अर्जित कर सकती है, जबकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की फर्में केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक यूनिट और आपका बच रहा है जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस तरीके से नाम पड़ेगा उसका। तो उसका भी वीडियो लेक्चर जल्द ही इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी मैं लगातार इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते आ रहा हूं और करता रहूँगा। थैंक यू।